जब इंसानों ने धरती में जीवन रचा और ऊपर आसमान में चमकते बिंदुओं को समझा, तब ब्रह्मांड समझने के साथ साथ ये जानने की जिज्ञासा भी आ गई कि क्या हम इस अंधेरे में अकेले हैं। अगर कोई आकार की प्रकृति से देखे तो वह एक बिंदु के एक अनगिनतवी हिस्से से भी बारीक है। और अगर उसके एग्जिस्टेंस अस्तित्व से तुलना करें तो उसने ही यूनिवर्स डिफाइन किया है। वो ना होता तो उसके लिए यूनिवर्स नहीं होता, हम नहीं होते, कंकड़ और पहाड़ में फर्क नहीं होता। तो फिर चाहे बूंदों में सागर बसा हो या सागर में बूंदे, उसके लिए इन बात का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर मतलब बनता है तो कभी ना कभी उसके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि क्या इस अंधेरे में हमारी तरह ही कोई और है जो हमारी तरह ही घटनाओं पर प्रश्न कर रहा है। तो आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्साइटेड राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? स्पेस रिसर्च सेंटर जोरों शोरों से इस बात को जानने में लगे हुए हैं। नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने हबल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया था। यह एक ऐसा टेलीस्कोप है जो पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सेटअप करते तो डार्क स्काई होने का इंतजार करना पड़ता, लेकिन आउटर स्पेस में वो 24 घंटे अपने टारगेट में काम कर सकता है। अच्छा, आप अपना थंब उठाकर आसमान की ओर एम करें तो जितना एरिया आपके थंब ने कवर किया है, आसमान का उतना ही एरिया हबल टेलीस्कोप स्टडी कर रहा है। और उसने करीब करीब 5000 प्लैनेट्स खोजा है। तो हमारे पास अब 5000 प्लैनेट्स हैं। हम पहले बात करते थे 8 प्लैनेट, 9 प्लैनेट, नाउ वी हैव 5000 प्लैनेट्स। आप अभी जो इमेज देख रहे हैं वो पृथ्वी की है, जो नासा के कैमरा ने ली है। हम ऐसे ही नीले मोती को उन 5000 ग्रहों की श्रृंखला में ढूंढ रहे हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया हबल टेलीस्कोप के बारे में, जो कि इन क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि हम अकेले हैं कि नहीं, और प्लैनेट्स, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होती है, ऐसी चीज को स्टडी कर रहा है। ये इंसानों द्वारा रखा गया बहुत अच्छा कदम है। और इसी चीज को एक लेवल और आगे बढ़ाते हुए हम एक और टेलीस्कोप डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि सन को ऑर्बिट करेगा। इंटरेस्टिंग राइट? वो टेलीस्कोप में 18 मिरर्स होंगे जो कि एक साथ 121 फुट के बड़े से विशाल मिरर जैसा एक्ट करेंगे और हमें बहुत क्लियर फोटोज ला के देंगे। तो हम इन बड़े बड़े सैटेलाइट जैसे टेलीस्कोप्स को इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि आउटर स्पेस में जो भी घटनाएं होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, प्लैनेट्स हैबिटेबल है कि नहीं, नई नई धातु हैं, उनकी स्टडी बहुत ज्यादा डिटेल में कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आउटर स्पेस में हमारी अर्थ के जैसे एक नीले से मोती, एक ब्लूइश प्लैनेट खोजने की कगार में है। ब्लूइश प्लैनेट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्लैनेट भी ऊपर से ब्लूइश दिखता है। आप जो इमेज देख रहे हैं ये नासा के कैमरे द्वारा ली गई है अर्थ की, जो कि बाहर से ब्लूइश दिख रही है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो बाहरी प्लैनेट होगा वो भी ब्लू ही होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लाइफ है वो ओशियंस में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से और इजीली बन जाती है, मतलब ओरिजिनेट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमारे प्लेनेट में वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ओशियन से ही हुई है। तो हम बाहरी प्लेनेट से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पानी के पास बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। उसके पास एबिलिटी है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी तीनों फॉर्म में आ सकता है, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीनों फॉर्म में हो सकता है। वो लाइफ हैपन करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेट है। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों से बात किया कि हम एक ब्लू प्लैनेट को खोजने की कगार में है, मतलब कि जिसमें वाटर हो या ओशियंस हो बहुत बड़े बड़े, और उसमें लाइफ हो। अब मैं एकदम कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग बात करता हूँ। जैसे हम हमारी पृथ्वी में ठंडी से ठंडी जगह में चले जाएं, जैसे कि अंटार्कटिका में चले जाएं, तो वहां पे भी लाइफ है, वहां पे भी एनिमल्स है, वहां पे भी लाइफ है, उन्होंने अडॉप्ट कर ली है वहां के रहने का तरीका। या फिर हम ड्राइस्ट प्लेस में, सूखी से सूखी जगह में चले जाएं, जैसे CHILE, चाइल्ड डेजर्ट, वहां चले जाएं, तो वहां के एनिमल्स ने वैसा रहना अडॉप्ट कर लिए। तो ये जो बात है हमने जो पृथ्वी में ऑब्जर्व किए हैं, ये हमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, जो कॉन्फिडेंस हमें ले जाता है इस बात पे कि हमें ब्लू प्लेनेट की जरूरत नहीं है, ब्लू प्लेनेट खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अडॉप्ट कर लेती है चेंज को, लाइफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेती है और उस हिसाब से चेंज हो जाती है एग्जिस्ट करने के लिए खुद को। आप ये जो इमेज देख रहे हैं वो सैटर्न के एक मून के ऊपर के सरफेस की है जिसका नाम है इनसेलेडस।
एनसेलेडस मून जो है सरफेस, उसकी जो सतह है वो रॉकी है, लेकिन उसके अंदर ओशियन है। और ये हमने नासा के कैसिनी क्राफ्ट के जरिए पता लगाया। आप इसके सरफेस पे जो छोटे छोटे गड्ढे देख सकते हैं जिससे धुआं निकल रहा है, वो हमने कैसिनी एयरक्राफ्ट के जरिए पता लगाया और ये इमेज भी उसी ने स्नैप की है। और सैटर्न का एक और मून है जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं, जो कि है टाइटन। टाइटन पूरे सोलर सिस्टम का एक इकलौता मून है जिसके पास खुद का एटमॉस्फेयर है। कुड यू इमेजिन? और उसके पास, उसमें समुद्र है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहां पे बारिश होती है। तो वो बारिश किस चीज की होती है? जो समुद्र है वो किस चीज के हैं? तो वहां पे मीथेन और इथेन की बारिश होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं वाटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्या हो अगर हम गलत हैं? पानी नहीं, कोई भी लिक्विड लाइफ एग्जिस्ट करा सकता है इजिली। और यही बात सैटर्न का जो मून है टाइटन, जिसमें मीथेन और इथेन रिच्ड है, उसका एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के जैसे सिमिलर ही है। टाइटन का एटमॉस्फेयर में मोस्टली नाइट्रोजन है जैसे कि अर्थ में है। अब एक घटना के बारे में बात करते हैं। देखो, रिसर्च बेसिस के अलावा जो भी है फैक्चुअल मिथिकल बेस्ड, मेरे हिसाब से उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो पहले आप ये वीडियो देखो। Roger, there's troubleshooting as soon as I get Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. Dude, that is a drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. ऐसी 3 वीडियोस यूएस नेवी द्वारा 2003, 2015 और 2017 में रिकॉर्ड की गई थी। और कुछ ही साल पहले माना था कि ये सब हमारे द्वारा ही रिकॉर्ड की गई है, कोई फेक पब्लिसिटी नहीं है। इस वीडियो में हम एक ऐसा पेंटागोनल स्ट्रक्चर हवा में देख सकते हैं जो कि अभी तक हवा में उड़ने के लिए बना ही नहीं है, और ये बात अभी तक मिस्ट्री बनकर रह गई है। कनाडा का वेस्टर्न प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की डनकन सिटी में एक म्यूजियम है, डनकन लॉजिंग म्यूजियम, जहां पर एक ट्रेन इंजन रखा गया है। ये बताया जाता है कि यह एक खराब इंजन था जिसे एक मैकेनिक द्वारा सुधारा गया है। उस मैकेनिक का नाम है ग्रेंगर टायलर। तो इसकी खास बात यह है कि इसने चीजों को सुधारना बचपन से ही चालू कर दिया था। मतलब जब ये 10-11 साल का था तब से ही टायलर को बचपन से ही चीजें सुधारना बहुत पसंद था और वो चीजें सुधार भी देता था। टायलर ने पुरानी रखी गाड़ियां सुधारा है, एक एयरक्राफ्ट सुधारा है। उसके बाद उसका एक प्रोजेक्ट था जो कि एक हवा में उड़ने वाली चीज बनाना था, सुधारना नहीं, खुद बनाना। तो उसने 2 सैटेलाइट डिस्क को जोड़कर अपने दोस्त के साथ घर के पीछे वाले फार्म में बनाया। तो उसने उस केस के बाद, उस प्रोजेक्ट के बाद उसने दावा किया कि उससे कोई आवाज टेलीपैथी के जरिए मन में बात करती थी। जैसे आपको ये बहुत अनरियल लग रहा है, मुझे भी बहुत अनरियल लग रहा है। तो वैसे ही वहां के लोगों ने भी इस चीज को नकार दिया, मतलब झूठ माना और टाल दिया वो बात। तो उस इंसिडेंट के बाद 29 दिसंबर 1980 में टायलर गुम हो गया। वो अपने घर में नहीं था और उसने एक लेटर छोड़ा था अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उस लेटर में उसने कोई इंटरस्टेलर वॉयज के बारे में बात किया है जिसे कंप्लीट करने में 42 मंथ लगेंगे। तो ये वाला इंसिडेंट भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस केस के बारे में टाइम कॉलोनिस्ट वेबसाइट में माइक डेवलिन ने लिखा था, वो एक एडिटर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ना चाहें अगर इंटरेस्टेड है इस इंसिडेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको अभी 10% भी नहीं बताया अच्छे से, वो आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम 3 आयामों में कैद हैं, वैसा हमारे जैसा ही कोई किसी बंदिशों में बंधा होगा। और जैसे हम इस ब्रह्मांड को भूत, वर्तमान और भविष्य में महसूस करते हैं, हमारे लिए तीनों में फर्क होता है। उसका तरीका अलग होगा। शायद वो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही बार में महसूस करता होगा। उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही हो, या वो जीव हम ही हैं जो फिलहाल एक गहरी नींद में कैद हैं। जैसा भी है, जो भी है, अभी तो मिस्ट्री है, लेकिन हम इस विषय में आगे और बात करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो साइंसली को। बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और हाँ, पसंद आई तो मुझे लाइक करके बताओ। तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।